फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रियल क्लासेस। माय नेम इज फिरोज अली। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टार्ट करा था मनी वाला चैप्टर। ये मनी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। हम इस पे क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम इस पे पढ़ चुके हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, उसकी घटनाएं क्या होती हैं, और मुद्रा का अर्थ पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय मनी। ओके, उसी वीडियो की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी कि हम इस वीडियो की सीरीज में 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले। ठीक, आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए यूजफुल है तो प्लीज शेयर करें। ठीक, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम से पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मनी वाला चैप्टर। ठीक, उसमें हमें टॉपिक पढ़ना है मुद्रा की पूर्ति, यानी सप्लाई ऑफ मनी। इसको समझते हैं बेटा। ये है भारत, यह है भारत के लोग। इनके पास जो धन का स्टॉक है, मुद्रा है, मनी है, उनका अगर मैं स्टॉक कर लूं तो इसी को कहा जाएगा मुद्रा की पूर्ति। अच्छा सर, ये किस टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब कब आप कह रहे हैं धन का स्टॉक? क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग पैसा का स्टॉक हो सकता है साल की शुरुआत में ज्यादा पैसा हो, साल के बीच में कम पैसा हो, साल के एंड में पैसा ही ना हो। तो मैं बात कर रहा हूँ एक निश्चित समय बिंदु पर, यानी मैंने एग्जांपल लिया 1 जनवरी को लोगों के पास कितना धन का स्टॉक है, इसी को कहा जाएगा मुद्रा की पूर्ति। अगर डेफिनेशन से अगर पूछे आपसे तो एक निश्चित समय में एक अर्थव्यवस्था में लोगों के पास धन का जो स्टॉक होता है उसी को कहा जाता है मुद्रा की पूर्ति। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है मुद्रा के स्टॉक से बेटा, मुद्रा का स्टॉक, स्टॉक ऑफ मनी। ठीक, इसके मेजर क्या है, मापक क्या है? इसके 4 मापक हैं। पहला M1, दूसरा M2, फिर M3, फिर M4। जो अलग अलग समय पर आता है वो अपना अपना मेजर देता है कि भाई इस तरह से आप पता लगा लीजिए कि धन का कितना स्टॉक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं M1 के बारे में, फिर M2 के बारे में पढ़ेंगे, फिर M3 फिर और M4 के बारे में। अच्छा, मैं इसको समझाने के लिए 4 पर्सन के नाम ले रहा हूं मैं, A, B, C, D, यानी 4 अलग अलग पर्सन है। उन्होंने सबने अपने अपने हिसाब से ये फॉर्मूले दिए। सबसे पहले ए ने कहा कि मेरा M1 फॉर्मूला है और ये इस फॉर्मूले को यूज करिए और आपको पता चलेगा मुद्रा की कितनी पूर्ति है, मुद्रा का कितना स्टॉक है एक अर्थव्यवस्था के अंदर। इन मैंने कहा कि बताइए जी। कहा जनता के पास करेंसी, करेंसी में नोट भी आ जाते हैं, सिक्के भी आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं। ठीक है, मांग जमा ये होती है ऐसी जमाएं जो मांगने पर मिल जाती है, उन जमाओं को कहा जाता है मांग जमाएं। जनरली किसके पास होती है? व्यापारिक बैंकों के पास। दूसरी चीज, रिजर्व बैंकों के पास भी पैसा होता है, उसमें अन्य जमा है, रिजर्व बैंक के पास भी पैसा होता है, उसको जोड़ लीजिए। तो इनके द्वारा पता चल जाएगा मुद्रा का कितना स्टॉक है अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, यानी इसको मैंने लिखा M1 इज इक्वल टू C करेंसी, D डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट। इसके द्वारा पता चल जाएगा कि मुद्रा का कितना स्टॉक है अर्थव्यवस्था में। अभी बी ने बताया, कहा जी ए का फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन इसमें थोड़ी कमी है। ऐसा करके मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, M2 M1 ओके है, लेकिन इसमें डाक खाने के बचत खाते की जमाएं भी शामिल कर लो। ये बी ने बताया कि M1 का जो फॉर्मूला है, यानी ए ने जो फॉर्मूला दिया है M1, उसमें छोटी सी कमी है कि डाक खाने के बचत खाते की जमाएं। जी हाँ, लोगों का पैसा पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट होता है बेटा। आप अगर अपने दादा से, नाना से, नानी से, किसी से मालूम करेंगे कि जी आपका क्या पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट है, तो वो बताएंगे हाँ उनका पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट होता है। तो यहां पर क्या होता है, पोस्ट ऑफिस वाला जो पैसा उसको भी शामिल कर लीजिए। ये कहा बी ने, कहा कि जी बी ने फॉर्मूला दिया M2 M1 ओके है, डाक खाने के बचत खाते की जमा को भी शामिल कर लो तो पता चल जाएगा मुद्रा का कितना स्टॉक है अर्थव्यवस्था में। बात करते हैं सी के। सी ने कहा कि जी देखो, अब मेरा फॉर्मूला सुनिए। M1 तो ओके, यानी ए ने जो फॉर्मूला दिया था वो तो ठीक है, लेकिन बी ने थोड़ी सी गलती कर रखी है इसमें। डाक खाने के पैसे को हटाकर व्यापारिक बैंकों की सावधि जमा को ऐड करिए। सर ये अपनी सावधि जमा क्या हो गई, पहले तो ये बताइए। सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट। बैंकों के पास निश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट होता है, उन जमा को कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए पैसा डिपॉजिट होता है, उससे पहले आप उसको पैसे को नहीं निकलवा सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक, पैसा इतना तगड़ा इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पर कि आपका पैसा दुगना तक हो सकता है। तो ये फॉर्मूला दिया M3, यानी सी ने फॉर्मूला दिया M3। M1 ओके है,
व्यापारिक बैंकों की कौन सी जमाएं, सावधि जमाएं को ऐड कर लीजिए। क्या चीज हटा दी थी इसने, डाकखाने के बचत खाते की जमाएं हटा दी थी। अब दिया डी ने कहा कि जो सी ने फॉर्मूला यूज करा है वो ओके है बिल्कुल, यानी उसके द्वारा क्या ओके कह दिया गया था, ए का फॉर्मूला ओके कह दिया गया था, ओके। अब बात करते हैं डी ने क्या फॉर्मूला दिया, M4। M3 तो पूरा फॉर्मूला है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी इसने भी बता दी, क्या, डाक खाने की कुल जमाएं शामिल कर लीजिए आप। कौन सी जमाएं, कुल जमाएं, कुल डिपॉजिट, लेकिन एनएससी वाला पैसा ना शामिल करें। पहले हमने बात करी थी किसकी, बचत खाते की जमाएं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डाक खाने की कुल जमाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन एनएससी वाला पैसा शामिल ना करें। एनएससी क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक। इस पैसे को छोड़ देना, बाकी सारा पैसा शामिल कर लेना, ये क्या बन जाएगा, M4 बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है मुद्रा की आपूर्ति से आप क्या समझते हैं और इसके घटक बताइए। 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक। तो मुद्रा की आपूर्ति, अब बच्चा कहेगा सर ने तो पढ़ाया था मुद्रा की पूर्ति के बारे में, यहाँ तो आपूर्ति दे रखा है, तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। मुद्रा की पूर्ति को ही मुद्रा की आपूर्ति कहा जाता है, यानी जो मैंने आपको ये समझा रहा था, मुद्रा की पूर्ति या आपूर्ति दोनों बात एक ही है। ये डेफिनेशन लिखेंगे। सर इसके घटक और बता दीजिए। घटक में आप लोगों को बता दूं, जो M1 के पॉइंट है, M1 के पॉइंट वही क्या बन जाएंगे, घटक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, घटक बन जाएंगे। यानी पहला पॉइंट आएगा जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी। दूसरा पॉइंट होगा व्यापारी बैंकों की मांग जमाएं, और तीसरा पॉइंट होगा रिजर्व बैंकों की अन्य जमाएं, रिजर्व बैंकों की अन्य जमाएं। ये बन जाएगा 3 नंबर के लिए आंसर। अर्थ लिखेंगे, उसके बाद ये घटक लिख देंगे आप, ठीक। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मुद्रा के उत्पादक कौन है, मुद्रा के बनाने वाले कौन कौन है। मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला भारत सरकार, दूसरा केंद्रीय बैंक, तीसरा व्यापारिक बैंक, ठीक है। बात करते हैं भारत सरकार की। बेटा भारत सरकार ने एक मंत्रालय बना रखा है जिसको कहा जाता है वित्त मंत्रालय। क्या कहा जाता है, वित्त मंत्रालय, ठीक। वित्त मंत्रालय को सरकार ने काम सौंप रखा है कि 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट और सभी प्रकार के सिक्के कौन बनाएगा, वित्त मंत्रालय बनाएगा, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट बनेगा, ठीक। बात करते हैं केंद्रीय बैंक की। केंद्रीय बैंक की अगर मैं बात करूं तो जितने भी नोट होते हैं, जितने भी नोट होते सभी प्रकार के नोट, लेकिन 1 रुपए का नोट ना हो, बस 1 रुपए का नोट ना हो, सभी सिक्के को छोड़कर जो नोट जारी करने का काम करता है वो कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है, ठीक। केंद्रीय बैंक पर सरकार ने एक लिमिट लगा रखी है कि अगर आपको नोट जारी करनी है तो आप पर एक लिमिट लगी हुई है MRS, MRS, न्यूनतम कोष प्रणाली। ये क्या बोला है सर, केंद्रीय बैंक से कह रखा है कि अगर आपको नोट जारी करनी है तो कम से कम आपके पास 200 करोड़ रुपए की वैल्यू होनी चाहिए। कितने करोड़ की, 200 करोड़ रुपए की वैल्यू होनी चाहिए। अगर 200 करोड़ रुपए की वैल्यू नहीं तो नोट जारी नहीं कर सकते आप। किसने कह रखा है, सरकार ने। किससे, केंद्रीय बैंक से। इस 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, सोना, यानी गोल्ड, सोना होना चाहिए, और 85 करोड़ रुपए की क्या होनी चाहिए, प्रतिभूतियां होनी चाहिए। प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज नहीं है उनके पास तो वो नोट जारी नहीं कर सकता है केंद्रीय बैंक। समझ में आ गया। चलिए सर व्यापारिक बैंक कैसे करता है, मतलब व्यापारिक बैंक कैसे नोट जारी करता है, इसको तो हमने देखा नहीं। ये डायरेक्टली कोई नोट जारी नहीं करता, ये क्या करता है, साख सृजन करता है। क्या करता है, साख सृजन, जिसको कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैंकिंग वाला। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आपको लोगों को कुछ डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अच्छा, ये चैप्टर मनी वाले जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर की वीडियो चाहिए, मतलब वीडियो के नोट्स चाहिए, आप लोगों को नोट्स चाहिए, तो आप लोग जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उसको टैप करेंगे और उस ग्रुप के अंदर ऐड कर हो जाएंगे। तो इस चैप्टर की जो वीडियो है, जो नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।